शुरुआती दृश्य में हम एक युवती को एक रहस्यमयी सफेद घर में जागते हुए देखते हैं। उसे नहीं पता कि वह कहाँ है या वह यहाँ कैसे पहुंची। वह सबसे पहले मदद की याचना करती है इस उम्मीद में कि कोई उसकी सुनेगा। हालांकि कई मिनट तक चिल्लाने के बाद भी कोई नहीं आता है। यह महसूस करते हुए कि वह बिल्कुल अकेली है, महिला ने खुद उस जगह को स्कैन करने का फैसला किया। वह उत्सुकता से अपना हाथ एक दीवार पर रखती है और उसके आश्चर्य के लिए एक दरवाजा जादुई रूप से खुल जाता है। महिला उत्साह से दरवाजे से गुजरती है, लेकिन खुद को दूसरे अजीब कमरे में पाती है जिसका गुरुत्वाकर्षण उल्टा है। इसके कारण उसे तुरंत खींच लिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु हो गई है कहीं। और हम टॉम समगुइरे नाम के एक आदमी को देखते हैं जो खुद को घन के अंदर पाता है। उसके पास एक सूटकेस है जिसे जाहिरा तौर पर एक कोड द्वारा बंद किया गया है। टॉमस इसे खोलने की पूरी कोशिश करता है, उम्मीद करता है कि यह उसे बचने के लिए सुराग प्रदान कर सकता है। हालांकि थोड़ी कोशिश करने के बाद वह हार मान लेता है और बड़बड़ाना शुरू कर देता है। अचानक टॉमस को दूर से एक चीख सुनाई देती है और महसूस होता है कि किसी पर हमला किया गया है। जीवित बचने की सारी उम्मीद खोकर वह फिर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। अगले दृश्य में हम क्यूब के अंदर कीट नाम की एक सुंदर महिला देखते हैं। जब वह जगह की जांच कर रही होती है तो वह जमीन पर एक आदमी को देखती है और उसे देखने के लिए दौड़ पड़ती है। वह आदमी अचानक खड़ा हो जाता है और उस पर हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन थोड़ी सी पूछताछ के बाद उसे पता चलता है कि वह उतनी ही अनजान है जितनी वह है। वह आदमी फिर अपना परिचय साइमन का एक की मात्रा रूप में देता है और वे अपनी विचित्र स्थिति के बारे में बात करना शुरू करते हैं। इसके तुरंत बाद उन्होंने मैक्स नाम के एक लड़के को दूसरे कमरे में देखा। वह एक प्रसिद्ध गेम डेवलपर के रूप में सामने आया है जो कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसकी तलाश करते हुए केट को साशा नाम की एक अंधी लड़की मिलती है जो बहुत डरती है। अचानक एक और दरवाजा खुलता है और जेरी नाम का एक आदमी कमरे में नंबर 4 के रूप में लेबल लगाकर प्रवेश करता है। जेरी ने केट को सूचित किया कि वह 6 घंटे से इस पर विचार कर रहा है और उसने केवल 3 कमरों का दौरा किया है। उनके अनुसार ये कमर एक ही मात्रा हिल रहे हैं, फिर भी कोई भी इसे महसूस नहीं कर सकता है। क्षण भर बाद समूह दूरी में एक हंगामे से चौंक जाता है। अंधी लड़की डॉट साशा कहती है कि कुछ उनका पीछा कर रहा है और उन्हें तुरंत भाग जाना चाहिए। इस बीच जेरी एक दरवाजा खोलता है और पाता है कि मैक्स टॉमस की मदद करने की कोशिश कर रहा है जिसने अकल्पनीय काम करने की कोशिश की है। सौभाग्य से इससे पहले कि वह मर सके समूह उसे नीचे गिरा देता है। अपनी आईडी की जांच करने के बाद मैक्स ने खुलासा किया कि उसने 2 साल पहले टॉमस के साथ काम किया था, क्योंकि उन दोनों को पेंटागन में नथफ्रेम को तोड़ने का काम सौंपा गया था। कुछ सेकंड बाद एक और दरवाजा खुलता है और एक बुजुर्ग महिला प्रवेश करती है। वह भ्रमित दिखाई देती है और दावा करती है कि वह अपने जम की तलाश कर रही है। वह खुद को श्रीमती पाले के रूप में पेश करती है और ऐसा लगता है जैसे वह अल्पकालिक स्मृति हानि से पीड़ित है। इसके बाद समूह का हिंसक आदमी साइमन क्यूब के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए टॉमस पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। हालांकि बाद वाला अपनी गंभीर स्थिति के कारण कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा है। यह समूह के बीच एक मामूली हंगामा का कारण बनता है, लेकिन घन के हिलने पर वे तुरंत बाधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर साइमन ने टॉमस से एक बार फिर पूछा कि क्या चल रहा है और बूढ़ा आदमी अंत में बोलता है। वह कहता है कि उन्हें इस रहस्यमय जगह से बचने के लिए एक कोड का पता लगाना होगा। मैक्स दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दीवार पर झटके महसूस होने पर वह गिर जाता है। फिर अचानक एक दीवार अंदर बंद हो जाती है और कमरा एक तरफ झुक जाता है। वे सभी एक एक करके दरवाजे से गुजरते हैं। हालांकि जब टॉमस की बात आती है तो वह खुद को हथकड़ी लगाकर चाबी निगल लेता है। केट और साइमन डरावने रूप में देखते हैं क्योंकि टॉमस दीवार से टकरा जाता है जबकि उसका सूटकेस टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बाद में चश्मा वाला व्यक्ति जेरी प्रत्येक कमरे को तब तक क्रमांकित करता है जब तक कि वे 10वें कमरे में नहीं पहुंच जाते। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में वह तब समूह को सूचित करता है कि उसने इन दरवाजों के पैनल और स्पर्श सेंसर को डिजाइन किया है जो एक क्षेत्र को अगले से जोड़ता है। हालांकि वह वास्तविक मालिकों से कभी नहीं मिला क्योंकि वह केवल एक फ्रीलांसर के रूप में काम कर रहा था। यह सुनकर केट और साइमन उससे पहले बात न करने के लिए उस पर क्रोधित हो गए। दूसरी ओर जेरी का दावा है कि उन्होंने यह पहले इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन्होंने एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद वे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि वे किस पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में एक अफवाह सुनी थी। तभी श्रीमती पाले ने एक वस्तु को नोटिस किया और इसे एक टेसरेक्ट मानती हैं। करीब से देखने पर जेरी इसकी पुष्टि करता है और दूसरों को सूचित करता है कि वे एक टेसेरेक्ट या हाइपरक्यूब में हैं। उनका कहना है कि एक टेसरेक्ट एक घन के बराबर एक 4 आयामी है जो असीमित ब्रह्मांड के माध्यम से एक पथ का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि वह यह भी कहते हैं कि यह केवल एक सैद्धांतिक निर्माण है और वास्तविक होने के लिए नहीं है। इस बीच समूह हर जगह 60,659 संख्या को नोटिस करना शुरू कर देता है। जब मैक्स ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक महिला फर्श पर लाल पोशाक में पड़ी है। जब वह उस कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करता है, उसे उल्टा गुरुत्वाकर्षण द्वारा विपरीत दिशा में घसीटा जाता है और फर्श पर गिर जाता है। उसके बाद बाकी लोग भी उसके पीछे उस कमरे में चले जाते हैं। महिला तब जागती है और खुद को अजीब जगह पर अजीब लोगों के साथ पाकर हैरान रह जाती है। वह अपना परिचय जूलिया के रूप में देती है जो एक बड़ी वकील है। इसके बाद वे प्रत्येक यहाँ आने से पहले अपना व्यवसाय और अपनी अंतिम स्मृति प्रकट करते हैं।
जेरी कबूल करता है कि वह एक शादीशुदा इंजीनियर है जिसकी यहाँ जागने से पहले की आखिरी याद सोने जा रही थी। केट एक मनोचिकित्सक है जो अस्पताल से घर जा रही थी। जब साइमन की बारी आती है तो वह झूठ बोलता है कि वह एक प्रबंधन सलाहकार है, जबकि वास्तव में वह एक निजी जासूस है। उनका दावा है कि आखिरी चीज जो की मात्रा उन्हें याद है वह ड्रिंक्स के लिए बाहर जाना था। तब मैक्स ने खुलासा किया कि वह एक कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइनर है और यहाँ जागने से पहले वह सो गया था। साशा का दावा है कि वह हमेशा की तरह किचन में अपना स्कूल का काम पूरा कर रही थी। श्रीमती पाले एक सेवानिवृत्त सैद्धांतिक गणितज्ञ बताती है कि यहाँ पहुँचने से पहले वह पार्क में अपने कुत्ते को ढूंढ रही थी। अंत में वकील जूलिया ने खुलासा किया कि वह पिछली रात एक पार्टी में थी। क्षण भर बाद घन फिर से हिलना शुरू करता है और एक घड़ी कहीं से भी नीचे गिर जाती है। अजीब बात यह है कि यह घड़ी जेरी की घड़ी के समान है और यहाँ तक कि उस पर उसका नाम भी खुदा हुआ है। बाद में समूह दूसरे कमरे में जाता है और चंद्रों की मात्रा रोजेनवेग नाम के एक मृत व्यक्ति को पाता है जिसका शरीर समीकरणों में ढका हुआ है। इसके बाद मैक्स बताते हैं कि डॉक्टर रोजेनवेग पिछले साल क्वांटम के उस क्षेत्र में शीर्ष सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे और उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। वे देखते हैं कि कमरे की दीवारों पर कई समीकरण और सूत्र लिखे हुए हैं। समूह ने एक बार फिर 60,659 संख्या देखी और इस बार केट ने इसे अपने हाथों पर लिख लिया। इस बीच श्रीमती पाले अपनी स्मृति में भ्रमित हो जाती है और दावा करती है कि वह अपने कुत्ते इजोन की तलाश कर रही है। इजोन एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार निर्माता है जहां वह एक गणितज्ञ के रूप में काम करती थी। समूह को पता चलता है कि वे किसी न किसी तरह इजोन से जुड़े हुए हैं क्योंकि वे सभी किसी न किसी बिंदु पर उनके साथ या उनके खिलाफ काम कर चुके हैं। श्रीमती पाले फिर इस बारे में बड़बड़ाना शुरू कर देती हैं कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि एलेक्स ट्रस्क क्या सोचते हैं और वह इस बकवास का हिस्सा नहीं बनना चाहती हैं। जब जेरी और मैक्स यह सुनते हैं तो वे अचंभित रह जाते हैं क्योंकि एलेक्स ट्रस्क एक कंप्यूटर क्यूब बनती है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है। उनका मानना है कि यह हाइपर क्यूब कुछ ऐसा है जिसे केवल एलेक्स ट्रस्क ही बना सकता है। क्षण भर बाद श्रीमती पाले एक दरवाजा खोलती हैं और चौंक कर मदद के लिए उनकी याचना का एक और संस्करण पाती हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता साइमन के हमशक्ल ने क्रिस्टल बीम द्वारा खुद को मारे जाने से पहले उसे खत्म कर दिया। इसे देखकर दूसरी तरफ का समूह अंदर तक हिल गया है। जेरी का मानना है कि यह एक समानांतर ब्रह्मांड है जबकि मैक्स और जूलिया का मानना है कि यह केवल एक दृष्टि भ्रम है। अगले दृश्य में समूह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना जारी रखता है। जब केट एलेक्स ट्रस्क के बारे में पूछती है तो मैक्स ने खुलासा किया कि वह व्यक्ति है जिसने 2 साल पहले टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज को नष्ट करने वाले वायरस को प्रोग्राम किया था, साथ ही साथ जिसने हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली में सेंध लगाई थी। हालांकि जेरी का तर्क है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और यह सब षड्यंत्र सिद्धांतकारों द्वारा फैलाया गया एक धोखा है। डंडा बाद में जब समूह सो रहा होता है साइमन जेरी के पास जाता है और स्वीकार करता है कि वह एक प्रबंधन सलाहकार नहीं है बल्कि एक निजी जासूस है। उनका दावा है कि वे बेकी नाम के लापता इजोन कर्मचारी को खोजने के प्रभारी थे। साइमन का मानना है कि यही कारण है कि वह यहाँ बंद है। तभी आशा जिसकी सुनने की क्षमता तीव्र है एक शोर सुनती है और सभी को जगाती है। तब समूह कमरे के केंद्र में एक घूमता हुआ वर्ग देखता है। घातक और तेजी से घूमने वाला फ्रेम बनने से पहले यह कई टेसरैक्ट रूपों से गुजरता है। भयभीत समूह दूसरे कमरे में जाता है लेकिन जेरी समय पर नहीं पहुंच पाता। वह टेसरैक्ट में खींच लिया जाता है और ब्लेड द्वारा भंग कर दिया जाता है जो उसे परमाणु स्तर तक गिरा देता है। इस बीच केट अंधी लड़की साशा की मदद करने के लिए आसपास रहती है जो अभी भी कमरे में फंसी हुई है। वे लगभग कमरे के कोने में इकट्ठा होकर मृत्यु से बच जाते हैं जहां टेसरैक्ट उन तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन कुछ समय बाद यह आकार में सिकुड़ जाता है और उन्हें ट्रैक करने का प्रयास करता है। जब ऐसा लगता है कि दोनों महिलाएं मरने वाली हैं, केट को पता चलता है कि टेसरैक्ट केवल उनके हिलने पर प्रतिक्रिया करता है, इसलिए वह और साशा गतिहीन रहते हैं। योजना काम करती है और जब टेसरैक्ट को आसपास कोई नहीं मिलता है तो वह वापस घन के अनुरूप हो जाता है और गायब हो जाता है। साशा और केट मौत से बचने के लिए राहत महसूस कर रहे हैं लेकिन वे अब बाकी समूह से अलग हो गए हैं। कहीं और साइमन को संदेह होने लगता है कि श्रीमती पाले जोन की एक गुप्त जासूस है, इसलिए वह उसे बांध देता है और उसे डराना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा लगता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। वह लगातार अपनी यादों के बीच आगे पीछे बदलती रहती है और अपने कुत्ते और परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में बात करने लगती है। यह देखकर मैक्स और जूलिया का मानना है कि वह निर्दोष है और साइमन को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह अपने चाकू से उन्हें भी धमकाता है। अचानक दीवार से कुछ क्रिस्टल बीम बढ़ने लगते हैं। साइमन जल्दी से श्रीमती पाले को बचाने के लिए खोल देता है लेकिन भागने के बजाय वह उसे पकड़ लेती है। बूढ़ी औरत कहती है कि उसे परवाह नहीं है कि वह मर रही है, वह बस उसके साथ एक और जीवन लेना चाहती है। यह सुनकर डरा हुआ साइमन उसे खत्म कर देता है। इस बीच मैक्स और जूलिया एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं। उनमें से एक में मैक्स समय से धीमी गति से चलता है जबकि जूलिया बहुत तेजी से चलती है। फिर वह उसे सूचित करता है कि ये परिवर्तनशील समय गति कमरे हैं। बाद में साइमन एक समानांतर आयाम से जेरी से मिलता है। हैरानी की बात है यह पता चला है कि जेरी अभी उठा है और उसे पता नहीं है कि वह कहाँ है। इस समय साइमन भूख के कारण पागल हो गया है, इसलिए वह जेरी को समानांतर ब्रह्मांड से मार देता है और उसकी घड़ी लेत आकार है। कुछ समय बाद साइमन आखिरकार बेकी से मिलता है जिसे वह ढूंढना चाहता था। वह बेकी को सूचित करता है कि उसके माता पिता ने उसे खोजने के लिए उसे भेजा था और यह सुनकर वह खुश हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद साइमन अपने विवेक पर नियंत्रण खो देता है और उसे भी मार डालता है। कहीं और मैक्स ने जूलिया को बताया कि उसने कंप्यूटर गेम सापेक्षता विकसित किया है जिसमें खिलाड़ी
कई बार हस्ताक्षरों का उपयोग करते हुए 3D वातावरण में प्रतिस्पर्धा करते हैं। फिर वह कहता है कि साइबर थ्रिल नामक एक व्यवसाय ने उसका खेल चुरा लिया था और वह उन पर मुकदमा करने की योजना बना रहा था। यह सुनने पर जूलिया ने उसे हार मानने का आग्रह किया, यह दावा करते हुए कि वह कभी नहीं जीत सकती क्योंकि साइबर रोमांच इज़ोन के साथ जुड़ा हुआ है। जूलिया इज़ोन के बारे में सब कुछ जानने का दावा करती है क्योंकि वह उनकी वकील है। यह महसूस करते हुए कि वे जल्द ही मरने वाले हैं, फिर दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और अंतरंग होने का फैसला करते हैं। हालांकि वे इस बात से अवगत नहीं है कि वे शून्य गुरुत्वाकर्षण समय विस्तारित कमरे में हैं। नतीजतन वे जल्दी से बूढ़े हो जाते हैं और हवा में तैरते हुए मर जाते हैं। इस बीच जब केट को अपनी मौत के भयानक वैकल्पिक परिदृश्यों का पता चलता है तो वह दंग रह जाती है। साशा उसे बताती है कि उनके वर्तमान स्थान पर समय और स्थान विकृत है। टेसरेक्ट जल्द ही फट जाएगा और वास्तविकता उखड़ जाएगी। इसके बाद वह खुद को टेसरेक्ट के विकास के पीछे हैकर एलेक्स ट्रस्क होने का खुलासा करती है। एलेक्स स्वीकार करती है कि जब उसने पाया कि जोन वास्तव में लोगों को टेसरेक्ट के भीतर डाल रहा था तो उसने इसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए वह उस एकमात्र स्थान पर भाग निकली जहां वे नहीं जा सकते थे। केट रहस्योद्घाटन से अचंभित है, लेकिन उसे अब भी उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलेगा। तभी एक पागल साइमन उसका मरे में आता है और एलेक्स को मारने की धमकी देता है, इसलिए केट ने उसकी एक आंख में चाकू घोंप दिया। हालांकि वह कमरे से बाहर निकल जाता है और जल्दी ही एलेक्स के पीछे आ जाता है, वृद्ध और एक आंख से अंधा। एलेक्स बड़बड़ाना शुरू कर देता है कि वे सभी मर चुके हैं, जिसके कारण साइमन अपना आपा खो देता है और उसकी गर्दन काट देता है, जिससे वह तुरंत मर जाती है। यह देखकर व्याकुल केट एक चाकू पकड़ती है और साइमन को बेरहमी से खत्म कर देती है। फिर वह जेरी की विभिन्न घड़ी की नकल की जांच करती है और समझती है कि 60,659 वह समय है जब टेसरेक्ट फट जाएगा। यह महसूस करते हुए कि उसके पास अधिक समय नहीं बचा है, केट ने एलेक्स का हाथ छीन लिया, जिसमें जोन के बारे में संवेदनशील जानकारी का एक गुच्छा है। इसका उपयोग करके वह नीचे एक पैनल को खोलती है, जिससे एक गहरा छेद दिखाई देता है। इसके बाद केट कुछ सेकंड के लिए प्रतीक्षा करती है और ठीक 60659 पर कूदती है। हाइपरक्यूब फटने से ठीक पहले अंतिम दृश्य में वह एक अज्ञात सुविधा में जोन अधिकारियों की हिरासत में जागती है। केट उन्हें हार देती है, लेकिन उनकी गोपनीयता के कारण उसे तुरंत गोली मार दी जाती है। फिल्म का समापन आइजोन के एक अधिकारी द्वारा रिपोर्ट करने के साथ होता है कि चरण 2 समाप्त हो गया है क्योंकि ऑपरेटर साइट छोड़ देते हैं।